तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यापार क्या होता है। तो देखिए, व्यापार का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय या विनिमय से है। यानी वस्तुओं और सेवाओं का खरीदना और उनको बेचना, ये क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर व्यापार के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और दूसरा है अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है? एक राष्ट्र द्वारा अपनी सीमाओं के बाहर समस्त विश्व के साथ वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे कोई देश है ए विश्व के किसी भी देश के साथ क्या करता है? व्यापार करता है, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदना या बेचना। मतलब एक देश है और जैसे दूसरे अन्य देश है बी सी डी, ये सारे अलग अलग देश है। तो ए जो है विश्व के किसी भी देश से, बी सी डी किसी भी देश से वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है या उनको वस्तुएं बेचता है, तो ये किस में आएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे भारत अमेरिका से, पाकिस्तान से, चीन से या विश्व के किसी भी देश से वस्तुओं को खरीदता है या उनको वस्तुएं बेचता है, तो ये किस में आएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जबकि जैसे ये एक देश है ए, या इसको हम मान लेते हैं भारत। तो भारत के अलग अलग क्षेत्र है, जैसे अलग अलग राज्य है, तो अलग अलग राज्यों के बीच जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं? अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार। जैसे राजस्थान से यूपी में कोई वस्तु बेची जाती है, या यूपी से कोई भी वस्तु राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य में जो भी राज्यों के बीच व्यापार होता है उसको क्या कहेंगे? अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है। और अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार क्या होता है? एक ही देश के भीतर जो व्यापार होता है उसे अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार कहते हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य लाभ निम्न है। देखिए, पहला क्या है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन को बढ़ावा देकर व्यापार में सम्मिलित देशों के लाभ को बढ़ाता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है? एक तो विशिष्टीकरण होता है और एक क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं श्रम विभाजन क्या होता है। श्रम विभाजन, तो देखिए, अलग अलग कार्य के लिए जब अलग अलग लोग नियोजित किए जाते हैं, अलग अलग कार्य के लिए क्या किए जाते हैं? अलग अलग लोग नियोजित किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? श्रम विभाजन। कि जैसे 1 2 3 4, तो ये 4 कार्य है, तो चारों कार्य के लिए अलग अलग लोग नियोजित किए जाते हैं। जैसे 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को चारों कार्यों में अलग अलग बांट दिया जाता है। जैसे 25 लोग यह कार्य कर रहे हैं, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, यानी अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लोग। जैसे ये 25 लोग हैं, ये 25 लोग केवल ये पहला कार्य ही करेंगे, बाकी 3 से इनका कोई लेना देना नहीं, तो इसको हम कहते हैं श्रम विभाजन। दूसरा क्या है? विशिष्टीकरण। अब देखिए, विशिष्टीकरण क्या होता है? किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तर्कसंगत टुकड़ों में तोड़ना। विशिष्टीकरण क्या होता है? किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तर्क संगत टुकड़ों में तोड़ना। जिससे कोई भी एक कार्य, जैसे एक कार्य है कपड़ा निर्माण करना, कपड़ा निर्माण, तो कपड़े निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो भी पूरा कपड़ा निर्माण की प्रक्रिया है, उसको हम माना कि हम 4 भागों में बांट देते हैं। 1 2 3 4 भागों में बांट दिया। अब प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग लोग नियोजित कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? विशिष्टीकरण। कि जो बड़ा कार्य है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक कार्य को अलग अलग लोगों द्वारा करवाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? विशिष्टीकरण कहते हैं। यानी अलग किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तर्क संगत टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो हमने विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन को समझ लिया है। तो देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन को बढ़ावा देकर व्यापार में सम्मिलित देशों के लाभों को बढ़ाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है कि विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो भी व्यापार करने वाले देश हैं उनके लाभों में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि उनकी जो लागतें घट जाती हैं। क्योंकि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से क्या होती है, उत्पादकता बढ़ जाती है, जिससे उन देशों का जो लाभ है वो बढ़ जाता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण और भौगोलिक श्रम विभाजन से विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन सुनिश्चित होता है। तो देखिए, जो देश जिस वस्तु का अधिक कुशलता से उत्पादन कर सकता है वह उसी वस्तु का उत्पादन करने लग जाएगा, और अन्य वस्तुओं का जिसकी लागत उसके लिए अधिक होती है उसका क्या करेगा, आयात करने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, संसाधनों का कुशल आवंटन होगा। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित देशों के उत्पादन में वृद्धि लाकर उन्हें समृद्ध बनाता है, उनके धन में वास्तविक वृद्धि लाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रत्येक देश के उपभोग आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है कि व्यापार में जो भी देश सम्मिलित होते हैं तो उनके उत्पादन में क्या होती है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है। देखिए, व्यापार करने वाले देशों की क्या होगा, एक तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी और उनके उपभोग में भी वृद्धि होगी। अब देखिए, ये किस प्रकार होगा, जैसे कोई देश है, जैसे एक देश है, अब ये व्यापार नहीं करता है तो ये एक्स वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करता है, लेकिन ये अब जैसे विश्व के साथ BCD इन देशों के साथ क्या करने लग गया, व्यापार। अब इस एक्स वस्तु की मांग ये देश भी करने लग गए, तो अब ये जो देश है यह एक्स वस्तु की 100 की बजाय 300 इकाइयों या 200-250 इकाइयों का उत्पादन करने लग गया। यानी इसका क्या है, उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इससे क्या होगा, इसको आय प्राप्त होगी और ये देश समृद्ध होगा, यानी इसके धन में वृद्धि होगी। और दूसरी चीज ये कि जैसे यह वाई वस्तु का उत्पादन करता है, एक जो देश है वाई वस्तु का उत्पादन करता है, तो वाई वस्तु की एक इकाई की लागत इसमें जैसे 20 रुपये आ रही है, जबकि उसी वाई वस्तु को यह विदेशों से 10 रुपये में या 15 रुपये में आयात कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि ये सस्ती दर पर वस्तु का आयात कर पा रहा है, तो इससे क्या होगा कि इसको सस्ती वस्तु मिलेगी तो इसका उपभोग भी बढ़ेगा। इसका क्या मतलब होगा कि इसका आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। एक प्रकार से इसका उत्पादन बढ़ रहा है, दूसरे प्रकार से इसका उपभोग भी बढ़ रहा है, तो इसका क्या होगा, आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। अब देखिए, हमारी चौथी विशेषता क्या है, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे विश्व के उत्पादन तथा आर्थिक कल्याण में वृद्धि लाता है। तो ये मैंने चौथा पॉइंट आपको तीसरे में ही समझा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होगा, एक तो उत्पादन बढ़ेगा और क्या है, आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होगी। अब हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देता है। तो जब ये देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने लगेगा जैसे विश्व के अन्य देशों के साथ, तो इसका व्यापार क्या होगा, स्वतंत्र व्यापार होगा। तो स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देने से क्या होगा, एकाधिकारात्मक प्रवृत्तियों को पर रोक लगती है। जो भी एक जैसे ए देश है, ए देश में एक्स वस्तु का केवल एक ही उत्पादक है, एक ही उत्पादक। ए देश में एक्स वस्तु का एक ही उत्पादक है, तो इसमें क्या है, एकाधिकारी प्रवृत्ति होती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ताओं का शोषण होगा, क्योंकि यह आवश्यकता से अधिक कीमत लेगा। लेकिन जब यह ए देश व्यापार करेगा तो इसी एक्स वस्तु को विश्व के अन्य देशों से भी आयात किया जा सकेगा। तो इससे क्या होगी, प्रतियोगिता बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, एकाधिकार की प्रवृत्ति क्या होगी, समाप्त होगी, और इससे उपभोक्ताओं का शोषण नहीं होगा। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य लाभ। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं मर्केंटलिस्ट यानी वाणिज्यवाद के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, 1776 में एडम स्मिथ की एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका प्रकाशन हुआ। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले वाणिज्यवादी विचारधारा थी। यानी एडम स्मिथ से पहले कौन सी विचारधारा थी, एडम स्मिथ से पहले मर्केंटलिस्ट यानी वाणिज्यवादी विचारधारा थी। अब देखिए, मर्केंटलिस्ट क्या थे, कौन थे, तो देखिए, जो व्यापारी उस टाइम पर जो व्यापारी, बैंकर, सरकारी अधिकारी या दार्शनिक, ये सभी जो थे, ये सभी इन सभी का जो समूह था उसको क्या कहा जाता है, वाणिज्यवादी यानी मर्केंटलिस्ट कहा जाता है उन सभी को। तो देखिए, उनके अनुसार अब इनकी विचारधारा क्या थी, तो देखिए, उनके अनुसार कोई देश समृद्ध रह सकता है यदि उसका
एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, यानी उसका क्या है, निर्यात ज़्यादा है आयात से। तो देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड अधिशेष, यानी व्यापार शेष संतुलन होता है, वो क्या होना चाहिए, सरप्लस में यानी अधिशेष में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, देखिए जैसे ये ए देश है और ये बी देश है, तो देखिए ए देश क्या कर रहा है, निर्यात कितनी कर रहा है, 120 रुपए की वस्तुएं क्या कर रहा है, बेच रहा है, जबकि आयात कितने का कर रहा है, 100 रुपए का। तो देखिए जो ए देश है, ए देश को 20 रुपए का क्या हो रहा है, 20 रुपए का यहाँ पर व्यापार शेष मिल रहा है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड अधिशेष मिल रहा है, यानी 20 रुपए के सरप्लस में है ए देश, जबकि बी देश 20 रुपए के घाटे में है व्यापार से। तो देखिए इससे क्या होगा कि ए देश में सोने, अब जैसे यहाँ पर मैंने रुपए में गिना है, अब ये रुपए लाखों करोड़ों में भी हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ए देश है उसमें क्या होगा, सोने चांदी का अंतः प्रवाह, जिस देश में क्या है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है यानी निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड अधिशेष में है, तो उस देश में क्या होगा, सोने चांदी का अंतः प्रवाह होगा और बेहतर प्रतिरक्षा एवं शक्ति होगी, क्योंकि वह देश क्या होगा, धनी होगा, तो उसकी जो प्रतिरक्षा और शक्ति क्या है, बढ़ जाएगी, वह अधिक से अधिक सेना रख पाएगा क्योंकि वह धनी देश हो गया है। अतः दूसरे देश की कीमत पर अधिक शक्ति या अधिक सोना होता है, यानी इससे क्या होगा कि अधिक शक्ति और जो ए देश है, ए देश के पास क्या होगा, अधिक शक्ति और अधिक सोना होगा, और ये किस पर होगा, दूसरे देश की कीमत पर, ये किस बी देश की कीमत पर होगा। इसको 20 रुपए का जो ये फायदा है या 20 रुपए का इसके पास सरप्लस है, ये किस कारण से, बी देश को 20 रुपए की हानि है इस कारण से, यानी दूसरे देश की कीमत पर है ये सब। अब देखिए वणिकवादियों के अनुसार क्या है, वणिकवाद के अनुसार व्यापार एक शून्य योग क्रीड़ा है, व्यापार से एक देश को जितना अधिक लाभ होगा दूसरे देश को उतनी ही हानि होगी, एक देश का विकास दूसरे देश की कीमत पर होता है। तो जो वणिकवादियों के बारे में हमने जितना भी पढ़ा उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है कि वणिकवादियों के अनुसार क्या है, व्यापार एक शून्य योग क्रीड़ा है। जब ए और बी दोनों देश व्यापार करते हैं तो ए देश को जितना अधिक व्यापार से लाभ होगा बी देश को उतनी ही अधिक व्यापार से हानि होगी। जैसे ए देश को व्यापार से 100 रुपए का लाभ मिला है तो बी देश को 100 रुपए की हानि मिलेगी, यानी इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, इसका जो लाभ होगा और इसकी हानि, इसका जो जोड़ होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी वणिकवादियों के अनुसार व्यापार क्या है, एक शून्य योग क्रीड़ा है, एक देश को जितना लाभ होगा दूसरे देश को उतनी ही हानि होगी। यानी एक देश का, अब देखिए ए देश को 100 रुपए का लाभ है तो ए देश क्या होगा, विकसित होता जाएगा और बी देश क्या होगा, उतना ही अल्प विकसित या उतना ही पिछड़ता जाएगा। तो एक देश का जो विकास होगा वह दूसरे देश की कीमत पर होता है। तो ये थी वणिकवादियों की विचारधारा। तो अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए वणिकवादियों के अनुसार एक देश को आयातों को सीमित करने के लिए टैरिफ और कोटा लगाने चाहिए और निर्यातों को अधिकतम करना चाहिए, इसके लिए उसे निर्यात पर सब्सिडी देनी चाहिए। तो देखिए वणिकवादियों के जो हमने विचार पढ़े उसके अनुसार क्या है कि एक देश का विकास क्या होता है, दूसरे देश की कीमत पर होता है। तो अब देखिए जैसे ये ए देश है और ये हमारा बी देश है। अब ए देश का विकास कब होगा, जब यह निर्यात क्या करेगा, निर्यात अधिक करेगा और आयात क्या करेगा, कम आयात। ए देश का विकास कब होगा, जब यह अधिक से अधिक निर्यात करेगा और आयात को कम करेगा। अब देखिए इसके लिए ए देश को क्या करना चाहिए कि आयातों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, आयातों को कम करने के लिए ए देश को टैरिफ और कोटा लगाने चाहिए। यानी बी देश से जो भी वस्तु आयात हो रही है उस पर क्या लगाने चाहिए, टैरिफ और कोटा। जो आयातित वस्तु है उस पर टैरिफ और कोटा लगाना चाहिए और जो निर्यात की जा रही है वस्तु उस पर क्या करनी चाहिए, उस पर सब्सिडी देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो आयातित वस्तु है वह यह क्या होगी, महंगी होगी।
तो इससे क्या होगा कि जो ए देश के जो निवासी है वह वस्तु का कम आयात करेंगे। और अब निर्यातित वस्तु पर किया दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, तो जो निर्यात की जा रही है वह वस्तु क्या होगी, सस्ती हो जाएगी। यह वस्तु क्या हो जाएगी, सस्ती। तो ये बी देश में क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि बी देश के जो निवासी वह क्या करेंगे, वस्तु का अधिक आयात करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ए देश के जो निर्यात तो क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे, और आयात है वो कम हो जाएंगे। इससे ए देश को क्या होगा, व्यापार में सरप्लस मिलेगा। तो इससे ए देश का विकास होगा। तो ये थी वणिकवादियों की विचारधारा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमारा यूजीसी नेट एग्जाम में आया हुआ है। ये हमारा यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए, व्यापार शामिल सभी के लिए शुद्ध लाभ उत्पन्न करता है। जो व्यापार है वह सब शामिल जितने भी देश है सभी देशों के लिए, यहाँ पर सभी के लिए क्या करता है, शुद्ध लाभ उत्पन्न करता है। और इसीलिए यह एक है। तो देखिए, जो व्यापार है, व्यापार क्या कर रहा है, जैसे ए और बी दोनों देश क्या है, व्यापार से दोनों देशों के लिए क्या कर रहा है, लाभ उत्पन्न हो रहा है। जैसे ए देश को भी लाभ मिल रहा है व्यापार से, और बी देश को भी क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, जीरो सम गेम, यानी शून्य योग क्रीड़ा, शून्य योग क्रीड़ा। दूसरा ऑप्शन है व्यापार संतुलन का गेम। तीसरा है पॉजिटिव सम गेम, यानी धनात्मक योग क्रीड़ा, पॉजिटिव सम गेम। और चौथा ऑप्शन है हमारा संतुलन लाभ व्यापार। तो देखिए, जो वणिकवादियों की विचारधारा थी उसमें शून्य योग क्रीड़ा के बारे में बताया गया था। लेकिन शून्य योग क्रीड़ा में क्या था, एक देश को जैसे 10 रुपये का लाभ मिल रहा है तो बी देश को क्या होना चाहिए, 10 रुपये की हानि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में क्या बताया गया है कि ए देश को भी लाभ मिल रहा है और बी देश को भी लाभ मिल रहा है, यानी दोनों में से कोई भी देश हानि में नहीं है। यानी जैसे इसको भी 10 रुपये का लाभ मिल रहा है, इसको भी 10 या 5 या कितने भी रुपए का लाभ मिले, लेकिन दोनों को लाभ मिल रहा है, यानी दोनों को लाभ मिल रहा है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव सम गेम। अगर जैसे एक को लाभ मिलता है और एक को हानि मिलती है तो ये क्या होता है, शून्य योग क्रीड़ा, यानी जीरो सम गेम होता है। हमारा राइट आंसर क्या है, पॉजिटिव सम गेम, यानी हमारा सी आंसर सही है। तो अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका एवं इसके महत्व। तो देखिए, प्रचुर मात्रा में कच्चे माल का उपयोग। तो देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है कि जो उत्पादन है, उत्पादन की क्या है, मांग बढ़ जाती है। जैसे ए देश है तो ए देश एक्स वस्तु की जैसे 10 इकाइयाँ या 100 इकाइयों का उत्पादन कर रहा था, जब व्यापार करता है तो इसकी जैसे बी और सी डी इन देशों में भी एक्स वस्तु की मांग बढ़ गई है, तो यह 100 की बजाय इसको 200, 250 या इसकी कुल मिलाकर इसकी डिमांड अक्स वस्तु की अधिक इकाइयों का उत्पादन करना है ए देश को। तो इससे क्या होगा कि अक्स वस्तु की अधिक इकाइयों का उत्पादन करेगा, यानी प्रचुर मात्रा में कच्चे माल का उपयोग होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बी देश है, बी देश कोई वस्तु उत्पादित कर रहा है तो उसको ए देश से कच्चे माल का आयात करना पड़ सकता है, तो ए देश के कच्चे माल का इस प्रकार से भी प्रचुर मात्रा में उपयोग हो सकता है। तो कच्चे माल की इस प्रकार क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। देश के भीतर भी मांग बढ़ती है और देश के बाहर भी मांग बढ़ती है। अब देखिए, आकारिक मितव्ययिता या पैमाने की मितव्ययिता भी इसे हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब देखिए, ए जो देश है, ए देश एक्स वस्तु की कितनी 100 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है, तो कम उत्पादन हो रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर जैसे प्रति इकाई 10 रुपये लागत आ रही हो। लेकिन जब ये अधिक उत्पादन करता है तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है तो इसको पैमाने की मितव्ययिता मिलती है। तो इसको क्या है, जैसे प्रति इकाई की लागत जैसे 8 रुपये 9 रुपये तक हो सकती है, यानी इसको क्या मिलती है, पैमाने की मितव्ययिता या बचतें मिलती है। अब देखिए, प्रतियोगिता भी इससे क्या होती है, प्रतियोगिता भी बढ़ती है। जैसे ए देश है, अब ए देश में एक्स वस्तु के जैसे कुल मिलाकर जैसे 1 या 2 या 3 कुछ गिने चुने ही उत्पादक है, जबकि जब ये व्यापार करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, तो अन्य देशों में भी एक्स वस्तु के उत्पादक मिलेंगे। तो इससे
एक्स वस्तु के अनेकों उत्पादक होंगे, जिससे क्या होगी, प्रतियोगिता बढ़ेगी। अब जो फर्म वस्तु का सस्ती दर पर उत्पादन कर पाएगी उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगी, प्रतियोगिता बढ़ेगी। अब देखिए इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होगा, प्रौद्योगिकी का भी हस्तांतरण होता है, यानी टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में भी जाती है। देखिए जैसे ए देश है, अब ए देश की कोई भी कंपनी अब देखिए जो ए देश की कंपनी एक्स वस्तु का उत्पादन कर रही है, तो उसकी एक तकनीकी है। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी बी देश में जाकर, अब व्यापार हो रहा है तो ये कंपनी बी देश में जाकर एक्स वस्तु का उत्पादन कर रही है, तो इससे क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी है ए देश से कहाँ चली गई, बी देश में। तो इस प्रकार क्या होता है, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी होता है। तो प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की और भी तरीके होते हैं, तो मैंने ये आपको एक तरीका बताया। और इससे क्या होगा, नौकरी का सृजन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। अब देखिए जिससे पहले बी देश में एक्स वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चा माल तो है, बी देश में कच्चा माल तो है, लेकिन एक्स वस्तु के उत्पादन की तकनीकी नहीं है। तो अब तकनीकी आ गई, तो बी देश में क्या है, एक्स वस्तु का उत्पादन हो रहा है, बी देश में एक्स वस्तु का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन करने के लिए इसमें क्या है, उत्पादन करने के लिए लोगों को लगाना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, नौकरी का सृजन होगा। और बी देश की जीडीपी में क्या होगी, ग्रोथ होगी, यानी बी देश की जो नेशनल इनकम होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसकी नेशनल इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ हानियां भी है, जैसे क्या है कि व्यापार के जरिए ही जो शक्तिशाली देश है वो कमजोर देशों को क्या पराधीन बना लेता है, यानी उस पर अधिकार कर लेता है। और नई कंपनियों के लिए अनुचित, जब कोई नई कंपनी आती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में नई कंपनियों को उभरने की इतनी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती या इतने अवसर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो पुरानी कंपनियां होती है वह बड़े पैमाने पर पहले से ही उत्पादन कर रही होती है और मार्केट में उनकी पकड़ होती है। तो ऐसी स्थिति में नई कंपनियों का उभर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को भी इससे क्या होता है, खतरा होता है कि जो व्यापार होता है उससे राष्ट्रीय सुरक्षा की जो गोपनीय सूचनाएं हैं वह एक देश से दूसरे देश में चली जाती है। और देश के प्राकृतिक संसाधनों पर भी इससे क्या होता है, दबाव बढ़ता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है, तो देश के प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ लाभ या हानियाँ थी। अब हम आगे देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये नेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन किसी उत्पाद के निर्यात एवं आयात के मूल्य का अंतर है। यानी ये जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से क्या है, निर्यात का मूल्य माइनस आयात का मूल्य या x माइनस m। तो इसको हम क्या कहते हैं, निर्यात माइनस आयात को हम क्या कहते हैं, शुद्ध व्यापार या इसको हम कहते हैं निवल व्यापार। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही है हमारा। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने कहा कि व्यापार के प्रति एक अहस्तक्षेप की नीति यानी व्यापार के प्रति अहस्तक्षेप की नीति यानी लेसेस फेयर पॉलिसी के बारे में कहा गया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेसेस फेयर पॉलिसी, यानी स्वतंत्र व्यापार के बारे में बोला गया। तो इसके बारे में देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि व्यापार के प्रति एक लेसेस फेयर पॉलिसी को बनाए रखना देश के लिए सर्वोत्तम हित में है। तो लेसेस फेयर पॉलिसी के बारे में किसने कहा, एडम स्मिथ ने, यानी हस्तक्षेप की नीति को बनाए रखने के लिए किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जब कोई सरकार टैरिफ और कोटा के माध्यम से आयातों को सीमित करती है, सरकार क्या कर रही है, आयातों पर तो टैरिफ और कोटा लगा रही है और आयातों को सीमित कर रही है, और निर्यातों को अधिकतम करने के लिए और आयातों को कम करने के लिए निर्यातों पर क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो देश निम्न में से किसका अनुसरण कर रहा है। तो देखिए कोई देश है, देश में क्या है, आयातों पर तो क्या कर रहा है,
आयातों पर तो कोटा और टैरिफ लगाया जा रहा है, और निर्यातों पर सब्सिडी दी जा रही है। तो ये कौन सी विचारधारा के अंतर्गत आता है या किसका अनुसरण करता है? तो देखिए, ये वणिकवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है और ये वणिकवादियों के विचार में आता है। तो ये हमने पीछे अभी पढ़ा ही है, जस्ट ये हमने पढ़ा है यहाँ पर। वणिकवादियों के अनुसार एक देश को आयातों को सीमित करने के लिए टैरिफ और कोटा लगाने चाहिए और निर्यातों को अधिकतम करना चाहिए। इसके लिए उसे निर्यातों पर सब्सिडी देनी चाहिए। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या है? हमारा ए है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये तीनों जो क्वेश्चन है ये नेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि निम्न में से किसने कहा कि व्यापार एक शून्य योग क्रीड़ा है? तो ये विचार किसका था? ये विचार भी एक वणिकवादियों का विचार ही था। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज। तो परंपरागत व्यापार के सिद्धांतों की क्रोनोलॉजी को हम देखते हैं। तो देखिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी यानी निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, ये एडम स्मिथ ने 1776 में दिया। 1776 में ही इनकी बुक का प्रकाशन हुआ, वेल्थ ऑफ नेशंस का। और दूसरा हमारा पहला सिद्धांत था। दूसरा है रिलेटिव और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो कब दिया? डेविड रिकार्डो ने 1817 में दिया। अब देखिए, ये जो हमारा पहला और दूसरा, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत कहलाते। कौन से? प्रतिष्ठित। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा है हमारा हेक्सर ओलिन सैमुअल्सन मॉडल। अब देखिए, हेक्सर ओलिन सैमुअल्सन मॉडल के अंतर्गत ये चारों आते हैं। अब देखिए, जो एली हेक्सर है, एली हेक्सर ने जो मॉडल दिया 1919 में दिया, और फिर बर्टिन ओलिन ने 1933 में दिया, और 1949 में सैमुअल्सन ने अपना प्रस्तुत किया। अब देखिए, सबसे पहला इसमें ये जो चारों पार्ट है हेक्सर ओलिन सैमुअल्सन मॉडल के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखिए, पहला क्या है? यानी ये चारों है क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी एक दूसरे पर सुधार है या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन चारों की जो मान्यता यानी अजम्पशंस भी क्या है? सेम है। यानी इसमें से अगर ये पहला इनवैलिड होता है तो बाकी का भी कोई लेना देना नहीं रह जाता है। तो देखिए, हेक्सर ओलिन थ्योरी या फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी यानी हेक्सर ओलिन का सिद्धांत कब आया? 1919 में स्टार्ट हुआ, और 1919 में एली हेक्सर ने दिया, और 1933 में बर्टिन ओलिन ने प्रस्तुत किया। अब हेक्सर ओलिन सिद्धांत के बाद क्या आई? स्टोपलर सैमुअल्सन थ्योरम। यह कब आई? 1941 में। स्टोपलर सैमुअल्सन थ्योरम कब आई? 1941 में। और इसके बाद क्या आई? फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरी यानी साधन कीमत समानीकरण। साधन कीमत समानीकरण प्रमेय, ये कब आई? 1948 में। और इसके बाद आई रिब्जिंस्की थ्योरम यानी रिब्जिंस्की प्रमेय, ये कब आई? 1955 में। और अब देखिए, ये जो लियोन्टिफ पैराडॉक्स यानी लियोन्टिफ का विरोधाभास, तो ये इसकी आलोचना पर आधारित है। ये इनकी आलोचना पर आधारित है। और ये कब आई? 1953 में। 1953 में। तो एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन की कुछ विश्लेषणात्मक औजार। इनके औजारों के बारे में देख लेते हैं, जो कि आगे जो हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं उनमें उपयोग होंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर हम एक एक करके हम थ्योरीज को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए,
हेबरलर, लियोनटिफ तथा मीड जैसे नवक्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में कुछ विश्लेषणात्मक औजारों का प्रवर्तन किया है। तो देखिए कौन कौन से औजार है। पहला क्या है हमारा उत्पादन संभावना वक्र, दूसरा है हमारा समुदाय उदासीनता वक्र, और तीसरा है हमारा प्रस्ताव वक्र, और चौथा है हमारा व्यापार उदासीनता वक्र। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या है, पूर्ति पक्ष को व्यक्त करता है। और समुदाय उदासीनता वक्र ये क्या है, ये मांग पक्ष को व्यक्त करता है। और उत्पादन संभावना वक्र और समुदाय उदासीनता वक्र इन दोनों का उपयोग करके क्या किया जाता है, प्रस्ताव वक्र उत्पन्न किया जाता है। कि इससे क्या होता है कि एक देश की व्यापार की शर्तों का पता चलता है। और चौथा क्या है हमारा व्यापार उदासीनता वक्र, ये भी प्रस्ताव वक्र को उत्पन्न करने के लिए ही व्यापार उदासीनता वक्र एक तकनीकी है, इसको बनाया गया है प्रस्ताव वक्र को उत्पन्न करने के लिए ही। तो ये चारों है, चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम उत्पादन संभावना वक्र को देखते हैं। ये हमारा पहला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन में पूर्ति पक्ष को व्यक्त करता है। वैसे उत्पादन संभावना वक्र के हमने कौन सी पार्ट में पढ़ा होगा, हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी पढ़ा होगा। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही लिया गया है। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन में पूर्ति पक्ष को व्यक्त करता है। यह बताता है कि कोई देश उपलब्ध प्रौद्योगिकी से अपने उत्पादन के साधनों का अधिकतम कुशलता से प्रयोग करके दो वस्तुओं के कौन कौन से विविध वैकल्पिक संयोगों का उत्पादन कर सकता है। यानी देखिए जैसे ये एक देश का उत्पादन संभावना वक्र है, यहाँ पर y वस्तु है, यहाँ पर x वस्तु है। तो देखिए ये उत्पादन संभावना वक्र है। तो ये क्या दर्शाता है कि कोई देश, जैसे ए देश का ये उत्पादन संभावना वक्र है, तो ए देश अपने पास जो भी तकनीकी है और अपने पास जो भी संसाधन है या उत्पादन के साधन, तो अपनी तकनीकी और संसाधनों का सबसे कुशलतम प्रयोग करके x और y वस्तु के कौन कौन से जो संयोग उत्पादित कर सकता है वह कौन बताता है, उत्पादन संभावना वक्र। जैसे x वस्तु की इतनी मात्रा उत्पादित कर सकता है और y वस्तु की इतनी मात्रा, या फिर x वस्तु की इतनी मात्रा उत्पादित कर सकता है और y वस्तु की इतनी मात्रा। तो ये कॉम्बिनेशन, ये x वस्तु की मात्रा है, ये वाली x की और ये वाली y की है। तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि कौन कौन से संयोग उत्पादित कर सकता है। कि x की एक निश्चित मात्रा, जैसे हमने ले ली x की एक मात्रा ले ली, तो उसके दिए होने पर, जैसे हमने ले ली x की ये इतनी मात्रा उत्पादित करेगा यहाँ से लेकर इतनी, यानी तो ऐसी स्थिति में y की कितनी मात्रा उत्पादित कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि कौन कौन से संयोग हो सकते हैं इनके x और y वस्तु के। और ये कौन सी स्थिति में कि ए के पास जो भी तकनीकी है और संसाधन है उसका कुशलतम उपयोग करता है। अब देखिए यह अवसर लागत के सिद्धांत पर आधारित है। जो उत्पादन संभावना वक्र है वह अवसर लागत के सिद्धांत पर आधारित है। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल क्या दर्शाती है ये देखते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र की ढाल किसी एक वस्तु की उस मात्रा को मापती है। देखिए उत्पादन संभावना वक्र की ढाल किसी एक वस्तु की उस मात्रा को मापती है जो एक देश को किसी दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई पाने के लिए छोड़नी पड़ती है। यानी देखिए x वस्तु की, जैसे x वस्तु एक अतिरिक्त इकाई, एक x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु की कितनी इकाइयाँ
पड़ेगी। देखिए, x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की कितनी इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी, यह कौन दर्शाता है? यह उत्पादन संभावना वक्र की ढाल बताती है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल अर्थव्यवस्था में कार्यशील लागत स्थितियों पर निर्भर करती है। देखिए, जो उत्पादन संभावना वक्र है होता है उसकी ढाल किस पर निर्भर करती है? तो अर्थव्यवस्था की लागत स्थितियों पर निर्भर करती है। तो देखिए, एक तो क्या होती है? स्थिर अवसर लागत, दूसरी है हमारी बढ़ती अवसर लागत और तीसरी है घटती अवसर लागत। अब देखिए, जो स्थिर अवसर लागत है ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र की ढाल क्या होती है? सरल रेखा होती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार एक सरल रेखा होती है। यहाँ पर y वस्तु है, यहाँ पर x वस्तु है, तो ये उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा होती है स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत। अब देखिए, दूसरा क्या है? बढ़ती अवसर लागत। अब देखिए, बढ़ती अवसर लागत के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर, नतोदर यानी मूल बिंदु से दूर होता है। अब देखिए, इसमें ऐसे होता है इस प्रकार, मूल बिंदु, ये मूल बिंदु से नतोदर यानी दूर की ओर, यहाँ पर y वस्तु, यहाँ पर x वस्तु। घटती अवसर लागत के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, यानी यहाँ पर ये मूल बिंदु की ओर मुड़ा हुआ, यानी मूल बिंदु के पास से जाता हुआ होता है। ये क्या है? उन्नतोदर, उन्नतोदर। ये क्या है? नतोदर, यानी दूर की तरफ। अब देखिए, विश्लेषण के औजार के रूप में हेबर्लर ने उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग किया है। जो हेबर्लर ने अपना सिद्धांत दिया है उसमें उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग किया है और तीनों प्रकार के अवसर लागतों का भी प्रयोग किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकी सिद्धांत का परिशोधित रूप है। जो हेबर्लर का जो सिद्धांत है अवसर लागत, हेबर्लर का सिद्धांत कौन सा है? अवसर लागत सिद्धांत। हेबर्लर का अवसर लागत सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकी सिद्धांत थे उन पर क्या है? उन पर एक सुधार है, और ये किस पर? अवसर लागत के सिद्धांत पर ही आधारित है। ये तीनों प्रकार की अवसर लागतों का प्रयोग करता है। अब देखिए, जो स्थिर अवसर लागत है इसका क्या मतलब है? स्थिर प्रतिफल। और बढ़ती अवसर लागत में क्या होता है? घटते प्रतिफल मिलते, घटते प्रतिफल। और घटती अवसर लागत के अंतर्गत क्या मिलते हैं? बढ़ते प्रतिफल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफ़ी लोग, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि स्थिर अवसर लागत है, स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत स्थिर प्रतिफल मिलते हैं और उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार होता है। अब बढ़ती अवसर लागत है या घटते प्रतिफल, अब बढ़ती अवसर लागत भी लिखा हो सकता है या घटते प्रतिफल भी लिखा हो सकता है, तो दोनों स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार बनेगा। और तीसरा है घटते अवसर लागत या बढ़ते प्रतिफल, इन दोनों में से कोई भी एक लिखा हो तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र उन्नतोदर होता है। तो तीनों प्रकार के उत्पादन संभावना वक्र यहाँ पर बताए गए। बढ़ती अवसर लागत यानी घटते प्रतिफल, और स्थिर अवसर लागत यानी स्थिर प्रतिफल, और घटती अवसर लागत यानी घटते प्रतिफल। तो आज की क्लास में हमारी जो फर्स्ट क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम तीनों जो हमारे छूट गए हैं तीनों हम क्या पढ़ने वाले हैं? समुदाय उदासीनता वक्र, प्रस्ताव वक्र और व्यापार उदासीनता वक्र, इनके बारे में पढ़ने वाले। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों को एक एक करके पढ़ेंगे। फिर आगे हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।